अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और ऑनेस्टली आज खबरें इस व्लॉग में नहीं, उससे अगले व्लॉग में आएंगी, लेकिन इस व्लॉग में थोड़ा कमेंट करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे सिचुएशन को और कुछ चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ स्टेटमेंट्स जी नज़र से गुजरे हैं। कल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ लोगों ने बातचीत की है जिसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो काफ़ी ऑब्वियस हैं और उनको कह लें कि सिर्फ एक तस्दीक मिल गई है और कि जनाब ऐसा ही है जैसा कि सोचा समझा जा रहा था। मिसाल के तौर पर कादिर मंदोखेल साहब का बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी PMLN तो नशिस्तें हार चुकी थी, इनके तो जो लीडरान हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, अता तारड़, नवाज शरीफ, ये सब हारे हुए लोग हैं। और उन्होंने बरमला TV शो में 24 चैनल के लिए, जो कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, उसके ऊपर ये बात की है कि जनाब ये तो खुद नशिस्तें हारे हुए लोग हैं और अब ये हमें जो है वो बातें सुना रहे हैं या हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है वो तो सारी दुनिया को पता है, फॉर्म 45-47 का रौला। तो अब इनके अपने इत्तेहादी, इनके अपने लोग अंदर से इस तरह से उठ के बातचीत कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने भी कल ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जनाब जिन्होंने इस हुकूमत को पूरा अरेंजमेंट करके दिया है, ये पूरा अरेंजमेंट जो हुकूमत नामी किया गया है, वो इनको इकट्ठा भी रखेंगे। ये बेसिकली बात इस सेंस में हो रही थी कि बजट इजलास है और शुरू में पीपल्स पार्टी ने इसका बॉयकॉट किया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी इसमें फाइनली शरीक हो गई है। हालांकि कल भी जो आखिरी मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ मुतमईन नहीं थे और शाजिया मरी साहिबा मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में ये बात कर रही थी कि PMLN ने जो मुआहदे किए हैं उनको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इनके साथ चलना मुश्किल है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत ज़्यादा और दूर नहीं किए गए। तो शाजिया मरी साहिबा की ये गुफ्तगू जो है उसको आप बिलावल भुट्टो के इस बयान के साथ जोड़ के देखें, जो कि एक गैर मुतमईन सा तासुर देते हैं PMLN के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी तमाम सारी बातें भुला कर, छोड़ छाड़ कर अब वो ये कह रही है कि जी हम बजट इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तो ये वही बात है कि सबको शुरू से ही पता था कि इन्होंने ये अपनी बारगेनिंग के लिए, कुछ चीज़ें अपनी मनवाने के लिए इस टाइप की ज़रूर बीच में रुकावट डालते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने इन्हें इकट्ठा किया है वो इनसे खुद ही बजट में वोट भी कास्ट करवा देंगे, वोट भी डलवा देंगे। तो अब आप देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ ये बजट भी पेश हो जाएगा और पेश तो हुआ है, अब पास भी हो जाएगा। अब ये उस वक्त तक साथ रहेंगे पीपल्स पार्टी वाले जब तक कि इन्हें इशारा नहीं मिलेगा कि हाँ जी अब PMLN की हुकूमत गिरानी है, लिहाजा आप थोड़ा साइड पर हो जाएं। तो ये उस इशारे तक इनके साथ ही हैं। बाकी इनका लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेंगी, चलती रहेंगी। एक दूसरे को ताने भी मारेंगे कि जनाब आप अडयाला जाएंगे, नहीं आप अडयाला जाएंगे, आपके जो फॉर्म 47 है वो झूठे हैं, वो कहेंगे आपके झूठे हैं। लेकिन ये सब इनकी नूरा कुश्ती है, ये चलती रहेगी दिखाने के लिए। असल बात यही है कि इनका मफाद एक दूसरे के साथ रहने में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरफ से आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बड़ा अच्छा और एक सीरियस स्टेप है उनकी तरफ से। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अगर बाहर निकलते हैं और अगर कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने एक पैदल मार्च किया है बेसिकली इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और साथ साथ इलेक्शन के जो मैंडेट है उसको, चोरी जो उसकी हुई है उसकी वापसी के लिए। तो इसलिए उन्होंने ये एहतजाज पार्लियामेंट हाउस से शुरू किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत तक पैदल गए और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, पुलिस वगैरह काफ़ी मौजूद थी। जब भी PTI वाले बाहर निकलते हैं तो वो तो एक मस्ट एलिमेंट होता है कि सिक्योरिटी होती है। चलिए ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही हो। लेकिन ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, ज़रताज गुल साहिबा चूँकि पार्लिमानी लीडर हैं, वो लीड कर रही थी, उनके साथ बाकी तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी बड़ी तस्वीर उठाई हुई थी, बैनर्स उठाए हुए थे और नारे लग रहे थे शारे दस्तूर पर इस बात के
कि रिहा करो इमरान को रिहा करो। तो अब ये एक नारा जो यहाँ पर गूंजा है वो दुनिया में जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। तो इस तरह जो पार्लियामेंटेरियंस का ये एहतजाज है, भले ये एक मुख्तसर सी वॉक ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सारी जमातें सारी जो अहम इमारतें हैं बिल्कुल ये शार दस्तूर पर एक दूसरे के पास हैं, तो ये थोड़ी सी वॉक ही होती है, ज़्यादा बहुत बड़ी वॉक नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक जाना, इससे जो एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, इसका बहरहाल एक इम्पैक्ट होता है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और कल से एक और बहुत ज़्यादा जो पीटीआई के लोग प्रेशर डाल रहे हैं क़यादत पर, वो इस हवाले से है कि इमरान खान साहब को जेल में एक क्लास सहूलत दिलवाने के लिए अलग से एक पिटिशन भी फाइल करनी चाहिए, जो कि उनका हक भी है। और ख़ास तौर पर जब से ये पता चला है कि उन्होंने ख़ुद इस बात का जिक्र किया है कि उनका जो सेल है वो किस तरह अवन बन जाता है अगर पंखा भी बंद हो, जो कि बार बार बंद होता है, तो उसके पेश नज़र अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनके कारकुन काफ़ी अनरेस्ट फील कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी क़यादत पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि इसके ऊपर असम्बली में भी आवाज़ उठाएं और इसके साथ साथ इसको अदालत में भी लेके जाए मामले को। इसके अलावा जनाब, अब कल के प्रोटेस्ट के बाद थोड़ा सा पीटीआई दोबारा कोशिश ही कर रही है कि कारकुनों का जो एक उनके ऊपर प्रेशर आता है उसको किसी तरह से भी नॉर्मलाइज़ करे, क्योंकि उनको भी इस बात का अब आइडिया है कि कारकुन छोड़ेंगे उनको भी नहीं अगर उनको ये नज़र आएगा कि पीटीआई की आदत कहीं पे भी डंडी मार रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए या मैंडेट की वापसी के लिए कहीं पर भी कोई कमज़ोरी दिखा रही है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मैंडेट की वापसी से भी ज़्यादा जो कारकुन है वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर फोकस किया हुआ है कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए। तो लेट्स सी जी। बाकी जी दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं और इन पे मुझे बात करते हुए भी अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। जावेद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में शौकत पराचा साहब के साथ ये बात कही है कि जी जो सहाफ़ियों के हवाले से बात हो रही थी, क्लिप उनका वायरल हुआ है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ हों, इमरान रियाज हों, मुईद पीरज़ादा या साबिर शाकिर साहब हों, ये तमाम लोग मुख्तलिफ सहाफ़ी, इन्होंने एक लिमिट क्रॉस की तो उसके बाद इनके साथ क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि जी अब जिस पार्टी के लिए ये सब ये कर रहे थे उस पार्टी के ऊपर भी ये लोग बोझ बन चुके हैं। तो ये एक ही लम्हे में उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें कर दी एक साथ। जावेद चौधरी साहब ने ये तो कह दिया कि इन्होंने हद क्रॉस की, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पर उन्होंने हद क्रॉस की, कौन सी बात थी जो उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी की, कहाँ पर उन्हें ये लगा कि वो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं, कहाँ पर उन्हें लगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर कोई हमला कर दिया, कोई एक लफ्ज़ किसी का कोट कर देते, कोई एक जुमला किसी का कोट कर देते, कोई एक हरकत किसी की कोट कर देते। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा जो अपने मौक़िफ़ की वजह से, खड़ा होने की वजह से, स्टैंड लेने की वजह से इस दुनिया से चला गया, आप उसको मारने वाले के जुल्म के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रहे कि उसको गलत नाहक मारा गया, ये गलत था, बल्कि आप ये कह रहे हो कि उसका अपना ही कसूर था क्योंकि उसने लिमिट क्रॉस की। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बुरी सहाफ़त, जर्द सहाफ़त, जो भी इसको आप कह लें, इसको तो मैं सहाफ़त ही नहीं वैसे समझती, इससे ज़्यादा इसकी बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती कि जो एक शख्स अपनी जान से नाहक गया, आप उसकी गलतियाँ बता रहे हैं कि जी उसने लिमिट क्रॉस की इसलिए उसके साथ ये हुआ। और अव्वल तो इसमें एक आप एतराफ़ भी कर रहे हैं, आप तो एक तरह से बता रहे हैं कि जी बिल्कुल उनकी मौत कोई हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि उनको सोचे समझे प्लान के तहत टारगेट करके कत्ल किया गया है। और उसके ताने बाने यहीं से मिलते हैं क्योंकि हद तो वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, यहाँ के लोगों के लिए कोई ख़तरा बने थे ना, अगर बने थे तो ये तो आपने एक तरह से इस बात को तस्दीक कर दिया जो कि पीटीआई वाले बात करते हैं, जो कि अरशद शरीफ की फैमिली बात करती है कि जनाब यहाँ से उस बंदे को आपने मजबूर कर दिया, इतने उस पर गद्दारी के मुकदमे लगाए, सब कुछ किया कि वो यहाँ से जाने पे मजबूर हुआ और फिर दियार गैर में जाके उसको किस अंदाज से शहीद किया गया। और बजाय इसके कि आप इस वाक़े के बाद अपने साथी के साथ खड़े हो कि उसके मौक़िफ़ से आपको इख्तलाफ ही क्यों ना हो, आप समझते हो कि वो सही मौक़िफ़ नहीं लिए हुए, चलिए ये भी मान लिया इख्तलाफी नज़रियात होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को जान से मार दिया जाएगा।
उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ये बता रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपने मौक़िफ़ पे क्यों खड़े हो। जैसे आपको ये लगता है कि आपका मौक़िफ़ ठीक है, तो इसी तरह उसको भी ये लगता होगा कि उसका मौक़िफ़ ठीक है, मुझे भी ये लगता है कि मेरा मौक़िफ़ ठीक है। तो इसका मतलब है कि कल मुझे कोई मार देगा तो आप कहेंगे कि जी मैंने हद क्रॉस की, मैंने ये मौक़िफ़ ही क्यों अपनाया, क्योंकि ये ताकतवरों के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ है और आपको ये हुक्म है कि ताकतवरों को हमेशा सजदे करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और सुकून से ज़िंदगी गुजारो। ज़रूरत क्या है नज़रियाती बनने की? ये एक हमारे सहाफ़त में भी एक पूरा एक है ऐसा ग्रुप जो ये समझता है कि एक प्रैक्टिकल सहाफ़त करनी चाहिए। आपको नज़रियाती होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना आप काम उतना करें जितना कि आपको प्रॉब्लम ना आए, अपने और अपनी फैमिली को सेफ़ रखें और उसके बाद ताकतवरों को ललकारने की ज़रूरत क्या है, किसी मज़लूम के साथ खड़े होने की ज़रूरत क्या है, वो ये समझते हैं। क्योंकि उनका नज़रिया ये है कि सब एक जैसे हैं, ये मुल्क ऐसे ही चलना है, ऐसा ही होता रहा है, जिनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं कल को वो भी आपके साथ यही करेंगे, ये वो। भाई हम किसी के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इसलिए नहीं उठा रहे कि कल को वो इक़्तिदार में आएगा तो हमें बड़ा नवाजेगा। हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, ना आज किसी से चाहिए ना कल किसी से चाहिए। हम इसलिए ये कोई बात कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें वो बात दुरुस्त लगती है और हमारा दिल कहता है कि हमें ये बात करनी है। अब उसकी कीमत हमें अभी उठानी पड़े, कल हमें उसका कोई कीमत उठानी पड़े, जो कुछ भी है चुकानी पड़े, उसके लिए वो हमारा अपना फ़ैसला है, वो अपने हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन आपकी ये राय है कि नहीं जी हम सिर्फ़ एक नौकरी करें, तो वो तो फिर नौकरी है ना, वो सहाफ़त तो नहीं है। वो तो फिर आपकी 9 to 5 जॉब है, जो आपको कहा जाए आप वो लिख के आ जाएं, वो बोल के आ जाएं और आप कहेंगे जी हम सहाफ़ी हैं। तो फिर आपकी इंडिपेंडेंस का कहाँ गई जब आप ये सोचते हैं कि नहीं हमें एक हद से ज़्यादा जो है वो बात नहीं करनी है। हद बिल्कुल होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि हद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हद क्या है? वो आइन है ना, वो हद कि आइन जहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट करता है वहाँ तक हम उसके दायरे में रह के जो मर्ज़ी बात करें, और वही आइन हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है। फिर उसके बाद वो इमरान रियाज़ के बारे में भी यही बात कर रहे हैं, साबिर शाकिर के बारे में, मुईद पीरज़ादा के बारे में। इनमें से इमरान रियाज़ जो भुगत चुका है वो इनमें से कोई उसका ख्वाब भी नहीं सोच सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये दोनों साबिर शाकिर हों या इन जैसे और बहुत से सहाफ़ी, शाहिद असलम साहब अभी रिसेंटली चले गए हैं, बैरिस्टर एहतशाम चले गए हैं, मुईद पीरज़ादा हैं और बेशुमार सहाफ़ी हैं जो बाहर चले गए हैं। कहने का मकसद ये कि क्या कोई खुशी से अपना मुल्क छोड़ के जाता है? क्या बहुत आसान है कि आप अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर बार को, अपनी वो गली कूचों को जहाँ पर आप गुज़रते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ आपकी बोली जाती है, जहाँ पर आपका हर दूसरी गली में कोई दोस्त होता है, आप ये सब कुछ यूँ एक झटके में छोड़ के चले जाए तो आपके ख्याल से आपको बहुत आसान लगता है? ये इतना आसान नहीं है। और जबकि आपको पता है कि आपके पास वापसी का फ़िलहाल कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सैर करने जा रहे हैं, जब दिल चाह वापस आ जाएंगे। आपको पता है कि आप किस मजबूरी की वजह से जा रहे हैं। तो ये इतनी आसान कुर्बानियाँ नहीं होती, लेकिन ये वो जानते हैं जो कुर्बानी देना जानते हैं। वो आप जैसे लोग नहीं जान सकते, जिन्होंने सिर्फ ये सोचना है कि हम कहानियाँ घड़ लें, हम कुछ भी दवाइयाँ बना के बेच लें, हम कोई भी परियों की दास्तानें सुना के और काम अपना कर लें। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कम से कम आप ये ना करें कि जिन्होंने नज़रिए की खातिर अपनी जानें दी हैं, आप उनकी कुर्बानी को गाली मत दें। ये ना करें आप। आपका जो दिल करता है आप करें, आपकी चॉइस है। लेकिन जिन्होंने हक सच पे खड़े होकर अपनी जान गंवाई है, उनकी कुर्बानी को ज़ाया करने का या उनकी कुर्बानी पे गाली देने का आपको कोई हक नहीं है कि उन्होंने हद क्रॉस की। हद जो क्रॉस कर रहे हैं, असल में उन्होंने क्या किया कि जो हद क्रॉस कर रहे थे उनको बताया था कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ ये गुनाह था उनका। तो ये गुनाह की सज़ा उन्होंने भुगती है और भुगत रहे हैं। और आखिर में जवाद अहमद साहब के हवाले से बात करेंगे। जी, जवाद अहमद साहब जो कि सिंगर हैं मारूफ और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो चले वो बोलते रहते हैं, उनकी चॉइस, उनका हक, बिल्कुल तनकीद करें, जो भी वो उनकी राय है वो रख सकते हैं। लेकिन एक मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी जिसके बाद मुझे सीरियसली
उनके हवाले से काफ़ी परेशानी भी लाहक हुई और मुझे उनसे हमदर्दी भी महसूस हो रही थी कि ना जाने वो किस तरह की ज़हनी कैफियत में है, क्योंकि वो तो इस तरह की बात कर रहे थे कि बस मैं आखिरी चांस हूँ इस मुल्क के लिए, इसके बाद तो बस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। अगर मुझे लोगों ने गंवा दिया, मेरी कदर नहीं की, मैं सेलेब्रिटी, मैंने पार्टी बनाई, मैं करोड़ों लोगों का फेवरेट, और मैंने जनाब जो नज़रिया एक इंट्रोड्यूस करा दिया है वो तो किसी कोई कर ही नहीं सकता। तो जो मैंने काम कर दिया है वो तो मेरे बाद कोई करेगा ही नहीं। तो ये तो एक सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है कि जब इंसान इस ज़हनी कैफियत का दो चार हो जाए जहाँ वो ये सोचे कि मैं नागुज़ीर हूँ और मेरे बगैर तो पता नहीं दुनिया ही नहीं चलेगी, मैं मर जाऊँगी तो मैं ये समझूँगी पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान में तो कोई हक साच बात करने वाला ही नहीं रहेगा। तो ये तो बिल्कुल एक ज़हनी अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है। मेरी तो हंसी भी छूटी, लेकिन मुझे परेशानी भी लाहक हुई जवाद साहब के लिए। अदरवाइज़ तो मैं उनको काफ़ी मुनासिब इंसान समझती थी पहले, और उसके बाद जब उन्होंने इमरान खान साहब पे बेतुकी तनकीद शुरू कर दी तो बाज़ुकात होता था कि बात कहीं की हो रही है, अब टीम हार गई, इमरान खान चुनाव करो, ये हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, इमरान खान को उतरे हुए भी मसनद से कितने साल हो गए, वो आज तक उनको कोस रहे हैं। तो चलिए, आपको इमरान खान से कोई नफ़रत है, बोझ है, आप उसकी वजह से इस तरह करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो मुझे अब पता चला है कि उन्हें सिर्फ बुग़्ज़ इमरान ही नहीं है, बल्कि वो तो हुब्बे जवाद में भी मुब्तला है और अपने अलावा उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। तो बहरहाल अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। और क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। कभी नौजवानी में हम भी उनके गाने वाने सुन के बड़े हुए हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह की किसी कैफियत में भी किसी सदमे का शिकार हैं। तो बहरहाल आप इस बात को सिर्फ मेरा ख्याल है इग्नोर ही कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नाज़रीन अपने अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।